नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। आज तक पे आपका स्वागत है। 1 तारीख को राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष, औरंगाबाद में भाषण कर रहे थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भाषण करते समय उन्होंने सीधे चेतावनी दी है कि अगर 4 तारीख तक महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में लगे मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर नहीं उतारती है तो एमएनएस अपने तरीके से उनके सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अब एक बार जो होना है वो हो जाने दीजिए, आमना सामना हो जाएगा तो एक बार चीजें साफ हो जाएगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने हिंदुत्व की चादर ओढ़ने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हिंदुत्व के नारे लगना शुरू हो चुका है। ऐसे में औरंगाबाद में अपनी ताकत बना चुकी एमआईएम का क्या रुख रहेगा, एआईएमआईएम पार्टी किस तरीके से इन सारे मुद्दों पर अपनी भूमिका रखेगी और क्या महाराष्ट्र में कानून सुव्यवस्था को चुनौती देने के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आएंगे। इन सारे मुद्दों पर हमसे बात करेंगे एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। सर, सबसे पहले तो आपने कल भाषण सुना होगा राज ठाकरे का, सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। जिस तरीके से वो कल भाषण कर रहे थे, बीच में अजान शुरू हुई। अजान शुरू होने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस को कहा कि जब हमारी सभा चल रही है उसी वक्त इस तरीके से अजान कैसे हो सकती है, और उसके बाद उन्होंने सीधे चुनौती दी कि अगर सीधे तरीके से ये नहीं समझ रहे तो हमें अपने तरीके से इन्हें हैंडल करना होगा और एक बार जो होना है वो हो जाने दीजिए। अब आपका क्या जवाब रहेगा इस पूरे मामले पर? मैं इस तरह के वाहियात और छिछोरे किस्म के लोगों की तकारीर को नहीं सुनता हूं। मीडिया ने जो रिपोर्ट किया उसी के ऊपर मैं आपके सामने तबसरा कर सकता हूं। मैं औरंगाबाद में था 2 दिन पहले और हमारे वहां के एमपी साहब, इम्तियाज जलील साहब, हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर गफ्फार कादरी, सब लोग बड़े ही मेहनत किए, कोशिश किए कि किसी भी किस्म से कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो और पूरी कोशिशें की जा रही थी कि माहौल टेंस बनाया जाए, मगर पुरअमन रहने के लिए, पीस को मजबूत करने के लिए उन्होंने मेहनत की। अब जहां तक सवाल इनकी ये स्पीच का है तो ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। जब वहां की मुकामी पुलिस ने इनको कंडीशन के साथ परमिशन दिया है तो उनको चाहिए कि फौरन सो मोटो एक्शन ले कि एक बार हो जाने दो। क्या हो जाने दो? क्या एक शख्स पूरे स्टेट के पीस को दांव पे लगाएगा? क्या एक शख्स थ्रेटन करेगा औरंगाबाद की हिंदू मुस्लिम दलित के भाईचारगी को? तो पुलिस क्या कर रही है? और क्या ये क्या मतलब है कि एक बार हो जाने दो? क्या हो जाने दो? क्या सो मोटो एक्शन पुलिस नहीं लेगी? लगाइए 153 to 95 और अरेस्ट करके जेल को भिजाइए, जेल में सड़ने दीजिए, 5-6 दिन उनको बेल लेने दीजिए तो दिमाग हल्का हो जाएगा। क्योंकि शिवसेना की सरकार है और वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। वही एक नवनीत राणा अगर उद्धव ठाकरे घर पर जाकर कुछ पढ़ना चाहती थी तो आपने उस पर अरेस्ट करके सडेशन लगाया। यहां आपके भाई का मामला आ रहा, वो बकवास कर रहा है, पूरे पीस को बर्बाद करना चाहता है, धमकी दे रहा है। भाई 4 तारीख क्या स्टेट को कोई रैंसम पे होल्ड कर सकता है क्या? क्या महाराष्ट्र स्टेट बड़ा है या कोई एक शख्स बड़ा है? और ये क्या बात है कि मस्जिद के सामने जाकर करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या आप खरगोन बनाना चाह रहे हैं औरंगाबाद को? क्या महाराष्ट्र को आप जो दिल्ली में गड़बड़, उस तरह की दिल्ली की गड़बड़ करना चाह रहे हैं क्या आप? क्या हो रहा है ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। ये तो फिट केस है पुलिस को। और क्या कर रही है कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है तुम्हारा? कौन सा चेहरा है इनका कि भाई कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, उनका कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या है कि कोई भी थ्रेटन करेगा किसी एक समुदाय को, कि किसी एक समुदाय के रिलीजियस प्लेस के सामने हम लाउड स्पीकर लगाएंगे? क्यों रिएक्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट? असद भाई, राज ठाकरे तो कह रहे हैं कि ये तो कोई धार्मिक मुद्दा है ही नहीं, वो रिलीजियस मामलों पर बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सामाजिक मुद्दा है। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसका पालन नहीं किया गया तो अब उनको कानून हाथ में लेना पड़ रहा है। योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतारे गए उसी तरीके से लाउड स्पीकर उतारिए, तब जाकर मामला सुलझ जाएगा। देखिए, वो जो बिहार और यूपी के लोगों को मार मार कर, पीट पीट कर अपनी राजनीति करके नाकाम साबित हो गए, तो ये समझ रहे हैं कि मैं कानून हाथ में लूंगा। तुम होते कौन हो कानून हाथ लेने वाले? तुम होते कौन हो? तुम क्या कानून हो?
कानून तुमसे बड़ा, मुझसे बड़ा है। अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है, तो कंप्लेन करो जाके। आप थटन करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे। आप कानून को इसलिए हाथ में ले रहे क्योंकि तुम्हारा भाई चीफ मिनिस्टर है। अगर तुम्हारा भाई चीफ मिनिस्टर नहीं होता तो तुमको तो अभी जेल में डाल दिया जाना चाहिए था, और तुम धमकी दे रहे हो। बट सर, राज ठाकरे की राजनीति चली इसलिए रही है क्योंकि वो अपने भाई के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि उनके भाई मुख्यमंत्री है। कोई खिलाफ नहीं है, भाई भाई से भाई भाई एक है, सब भाई भाई एक हो चुके हैं। आप मस्जिद का नाम लेकर मस्जिद के सामने आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर लगा के हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। क्या सरकार को नहीं मालूम कि कोई कानून का वायलेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है? और आप कौन होते कानून को हाथ में लेने वाले? एनआरकी फैलाना चाह रहे तुम, ये काम कर रहे हैं। और ये तो गूंगी सरकार है, अंधी सरकार है, बहरी सरकार है। 1 in 3 जो सरकार है शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी की, कोई ओपनली थ्रेटन कर रहा है। रमजान के आखिरी दिन है हमारा, ईद से एक दिन पहले इस तरह की तकलीफ दी जा रही है मुसलमानों को। और पूरे औरंगाबाद बल्कि महाराष्ट्र में से कई बड़े तादाद में लोग हैं जो पीस चाहते हैं। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। आप डिग्निटी कहां गई फिर सबकी? सरकार तो ये कह रही है, संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू ओवैसी है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस का वोट काटने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं बीजेपी के बिहाफ पर, यह आरोप जो आप पर लगता है, उसी तरीके का आरोप वो राज ठाकरे पर लगा रहे हैं कि हिंदुओं के वोट काटने के लिए हिंदू ओवैसी खड़ा किया जा रहा है। आरोप तो यह लग रहा है कि दोनों मिलकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। संजय राउत में दम नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री के भाई का नाम ले सके, तो इसलिए उनको दम है ओवैसी का नाम लेने के लिए। अरे हिम्मत है तो नाम दो ना उसका। तुम नाम नहीं ले सकता संजय राउत उनका। आप सत्ता में हैं और सत्ता में रहने के बाद अगर आपको कोई थ्रेटन करता है, बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी कोई थ्रेटन किया किसी को? क्या मैं पीस को थ्रेटन किया? क्या मैंने कहा कि ये मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं? मैं एक संविधान के दायरे में रहकर लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। और ये सब मिले हुए हैं। और संजय राउत को समझना चाहिए कि आपकी पार्टी पावर में है, तो भाई आपने क्यों अरेस्ट किया फिर राणा के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को? क्या आपके घर के सामने आके बजाए तो सडेशन लगेगा, और मेरी मस्जिद के सामने आके कोई फुग्गा लगाने की धमकी देगा तो तुम खामोश बैठोगे? गुलाब जामुन है आपके मुंह में, दही जम चुकी है। आपका कहना है कि जिस तरीके से नवनीत राणा पर कार्रवाई हुई उसी तरीके से राज ठाकरे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, आपका कहना है? क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप नवनीत राणा और उनके हस्बैंड के ऊपर सिर्फ इस बिना पर सडेशन लगाया, जो सडेशन नहीं लगता उनके ऊपर, आपने सडेशन लगाया क्योंकि आपके लीडर के घर के सामने जाकर कुछ पढ़ना चाह रहे थे। भाई आपके लीडर के घर की अहमियत है, मेरे मस्जिद की अहमियत नहीं है क्या? औरंगाबाद की पीस की अहमियत नहीं है? आप तो कंडीशन लगा कर दिए थे ना, तो रिएक्ट करिए, भी लगाइए सेक्शन उस पर भी, अरेस्ट करिए उसको। नहीं करेंगे आप, क्योंकि गाली दे किसको दी जा रही है? मुसलमान को गाली दी जा रही है ना। थ्रेटन किसको किया जा रहा है? मुसलमान को किया जा रहा है। आप महाराष्ट्र तो मतलब आप कह रहे हैं कि राणा पर लगा हुआ सेडिशन का चार्ज गलत है। राजद्रोह के चार्ज पे जो उनको गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया अदालत में, उसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात नहीं थी, तो उसके आधार पर लोगों को इंस्टिगेट करने की बात थी। हनुमान चालीसा के नाम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात थी, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया है। और आप कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी ही गलत है। आप जिस तरीके से उनको सेडिशन के चार्ज में गिरफ्तार किया वो गलत है। मैं गिरफ्तारी को गलत नहीं कह रहा हूं। जो सेडेशन चार्ज है, आप 295, 153 लगाइए, डिस्टर्बिंग, ठीक है, वो लगाइए। सेडेशन के ऊपर कह रहा हूं मैं। आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, वो मिसाल ये है कि मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाकर अगर कोई करेगा तो सेडेशन लगेगा। और औरंगाबाद में महाराष्ट्र के मस्जिदों के सामने 3 तारीख के बाद कोई अल्टीमेटम दे रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, फूल बरसाएंगे उसके ऊपर। गाली किसको दी जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे का घर मेरी मस्जिद से बढ़कर है क्या? क्या महाराष्ट्र का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी उद्धव ठाकरे के घर से बढ़कर है क्या? बताइए आप। ये सरकार को बताना पड़ेगा। मेरी शिकायत और मैं कंडेम करूंगा इस सरकार के इस कॉवर्डली बिहेवियर को कि कोई थ्रेटन करेगा कोई महाराष्ट्र इतने बड़े स्टेट को, और आप लोग खामोश बैठे हुए, मुंह में दही जमी बैठी हुए क्या? शरद पवार साहब के और कांग्रेस के नेताओं में और उद्धव ठाकरे और संजय राउत में। दिखाओ अपना संवैधानिक जिम्मेदारी निभाओ, कानून को इस्तेमाल करो। अरे कम से कम तुम अरेस्ट नहीं कर सकते तो केस तो बुक करो उसके ऊपर।
ठीक है, अभी औरंगाबाद पुलिस कह रही है कि हम भाषण देख रहे हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं दो मुद्दों पर आपसे बात करना चाहता हूं। पहला मुद्दा जो है, जो आप पर आरोप लगाया गया कि जैसे राज ठाकरे को संजय राउत ने कहा कि ये तो हिंदुओं के ओवैसी है, उनका कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं के वोट बांटने के लिए, काटने के लिए राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है और आप पर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट काटने के लिए आगे कर रही है, यह सरकार आरोप लगाती है। अब यह आरोप वो इसलिए लगा रही है, उन्होंने एक एग्जाम्पल यह दिया हुआ है कि जब कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा था, महाराष्ट्र में सब कुछ शांत था, लेकिन आपके पार्टी के मालेगांव के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल, उन्होंने मालेगांव में उसको लेकर मोर्चा निकाला। आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष बीड़ के लुकमन फारूकी, उन्होंने वहां पर जाकर बैनर लगाया कि हिजाब इज आवर राइट, पहले हिजाब फिर किताब। वो कह रहे हैं कि एक तरफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश एमआईएम करती है और दूसरी तरफ हिंदुओं को भड़काने की कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं, जिसके वजह से सरकार पर संकट पैदा हो, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। औरंगाबाद में राज ठाकरे गए ही इसलिए क्योंकि वहां पर एमआईएम आपकी पार्टी का रुतबा है, वहां पर आपका सांसद है, आपके वहां पर विधायक जीतकर आ चुके हैं 2014 में, और औरंगाबाद सिटी में एमआईएम की अपनी ताकत वहां पर है और इसीलिए वहां पर इस तरीके की रैली ली गई। देखिए, हमारी ताकत है, ये औरंगाबाद की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और उसी ताकत की वजह से हम लोग औरंगाबाद के अमन को खराब होने नहीं देना चाह रहे थे। तो रहा सवाल हिजाब का, संजय राउत को अगर वो थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आर्टिकल 26 पढ़ ले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ ले। अरे भाई, अगर मेरे को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है क्या महाराष्ट्र में? मुफ्ती इस्माइल जो प्रोटेस्ट किए बिल्कुल सही किए। हिजाब मुसलमान, कर्नाटक में हुए मुद्दे पर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करना यानी महाराष्ट्र के मुसलमानों को भड़काना, यह कहने का मतलब नहीं है। कोई भड़काना नहीं है। क्या महाराष्ट्र में अगर कर्नाटक में कोई गलत काम हो रहा है तो क्या महाराष्ट्र में उसके लिए आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या नहीं उठनी चाहिए आवाज? अगर संविधान का वायलेशन हो रहा है तो क्या देश खामोश बैठना चाहिए कि नहीं वहां हो रहा है, यहां क्यों नहीं थे? मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो किया वो बिल्कुल सही किया और मुझसे पूछकर किया। मैं उन्हें कहा कि बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और रहा सवाल के कांग्रेस को फायदा नुकसान, फायदा, ये संजय राउत कब से सोचना शुरू कर दिए कांग्रेस का फायदा नुकसान? क्या वो कांग्रेस के क्या मैनेजर बन चुके हैं? कौन सा देख रहे हो? अरे भाई, हमने तो सरकार चला रहे, सुनिए, औरंगाबाद सरकार चला रहे नहीं, सरकार देखिए, जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, यही संजय राउत कोई यही क्या कह रहे थे वो इसी के बारे में, एमआईएम के बारे में, और ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब क्या कह रहे थे कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना को और भाजपा को रोकना है। जब चुनाव हो गए तो आपने तीनों मिलकर शादी कर ली, निकाह कर लिया, और हमने औरंगाबाद की सीट किसको हराया? हमने शिवसेना को हराया। औरंगाबाद की जनता ने शिवसेना को हराया वहां से। उसको उस बात का बड़ा पेट में दर्द होता है। तो इसीलिए इनको कह रहे भाई, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां हिजाब पहनती है तो उनका कॉन्शियस डिसीजन है, संविधान इजाजत देता है उनको, और मेरे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। मगर तो आप ये बोलेंगे कि मसला मत उठाओ। अरे भाई, तुम्हारे लीडर के घर के सामने अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा था, कुछ पढ़ना चाह रहा था, मैं उस पर एग्री नहीं करता हूं जो नवनीत राणा ने किया, तो घर के सामने आएंगे तो सडेशन लगाएंगे और औरंगाबाद में आकर पूरे महाराष्ट्र को अल्टीमेटम कोई देता है तो तुम फूला बरसाओगे उसके ऊपर, इसलिए क्योंकि मुसलमान को गाली। असद भाई, आपके सांसद औरंगाबाद के उन्होंने कहा है, इम्तियाज जलील, उनका यह कहना है कि हम भी कह सकते हैं बहुत सारी चीजें, खास करके कल के भाषण के बाद बोला कि जिस भाषा में राज ठाकरे बात कर रहे हैं उसी अंदाज में हम लोग भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन कानून सुव्यवस्था का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हम उसका पालन करेंगे। उसके साथ आगे वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक निर्णय लेना चाहिए। वो लाउडस्पीकर की बात शायद कर रहे हैं क्योंकि इसके मामले में महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें आपके पार्टी के नुमाइंदे भी गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि हम लाउडस्पीकर नहीं निकालेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन भी होना चाहिए। तो एक तरफ आपकी भूमिका रहेगी कि लाउडस्पीकर नहीं उतारेंगे और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो ऑडियो लेवल्स कम करने को लेकर है या जो ध्वनि प्रदूषण को लेकर है, उसका पालन किस तरीके से होगा। राज ठाकरे मुद्दा ही इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से उसको मुद्दा दिया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर लाउडस्पीकर उतारे तो ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। तो क्या इस पर एमआईएम की भूमिका क्या रहेगी और आने वाले समय में इसको लेकर कानून सुव्यवस्था का सवाल महाराष्ट्र में खड़ा होगा क्या? अरे भाई, ये होते कौन है? तुम निकालो, लाउडस्पीकर निकालो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। एक बार हो जाने दो। अरे क्या हो जाने दो एक बार? तुम होते कौन हो? तुम
तुम इस तरह धमकी देते हो तुम महाराष्ट्र के पूरी स्टेट को। अरे आज शिवसेना की सरकार है, कल नहीं रहेगी, किसी और सरकार बनेगी, कोई थटन करेगा क्या देश को और देश के स्टेट को? जहां तक लाउड स्पीकर की बात है, तो अभी लाउड स्पीकर अब क्यों याद आया तुमको? क्या सरकार को नहीं मालूम कौन सा लाउड स्पीकर परमिशन चल रहा है, नहीं चल रहा है? सब बकवास कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, जो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी संघ परिवार ने जो ऐलान जंग कर चुकी है, जो नफरत का तूफान फैला चुकी है, जहर फैला चुकी है, उसी का हिस्सा है ये, उसी का हिस्सा, और कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो जो लाउड स्पीकर के बारे में या ऑडियो लेवल्स को लेकर हो या ध्वनि प्रदूषण को लेकर हो, उसके वजह से कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, इसकी जिम्मेदारी दोनों की है। दोनों तरफ से अगर पहल हो तो ये मामला नहीं रहेगा। महाराष्ट्र सरकार कह रही कि हमारा तो सैंडविच हो रहा है बीच में। मेरा मानना यह है कि मेरी मस्जिद से जब अज़ान होती है वो किसी समुदाय के खिलाफ अज़ान नहीं होती, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि मेरी अज़ान देना मेरा रिलीजन का हिस्सा है, मैं अज़ान देता हूं। तीसरी बात यह है कि क्या मैं किसी के घर के सामने या किसी के इबादत गाह के सामने लाउड स्पीकर लगा के अज़ान दे रहा हूं, या मैं कह रहा हूं लगाओ? और अब क्यों उठ रहा है मुद्दा? ये मुद्दा इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत में जो नौजवान बेरोजगार उसका मुकद्दर बन चुका, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू चुकी हैं, मोदी कोयला नहीं पहुंचा सक रहे हैं स्टेट्स को, और लोड शेडिंग हो रहा है, तो इसीलिए ये मसले को उठा दिया गया है। और कन्वीनियंटली पूरा कंपटीशन हो रहा है, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, और दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टियों के सबसे बड़ा हिंदू हिजड़े सम्राट लीडर कौन है, सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चलेगा, ये कंपटीशन हो रहा है। और इसी कंपटीशन में आप देख रहे हैं कि जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बात की जाती है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जाता है, मस्जिदों के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, तो सबके सब गूंगे बन जाते हैं। यही कंपटीशन हो रहा है आज। लेकिन मुद्दा यह भी उठता है कि जो आप सही कह रहे हैं कि अजान देना आपका धार्मिक अधिकार है, लेकिन उसके लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना आपका अधिकार है कि नहीं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई कर लेती है, हम पर एक नियम लगा दिया जाता है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर आप नहीं चला सकते, कि कुछ दिनों तक 12 बजे के बाद नहीं चला सकते, कि कोई त्योहार है तो हम समझ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कोट कर रहा हूं जो राज ठाकरे कह रहे हैं, लेकिन 365 दिन हर रोज 5 बार इस तरीके से लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ना या अजान करना, यह बात कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है, और जो हमें मंजूर नहीं है, अगर उनको मंजूर है तो हमें भी उसकी इजाजत देनी चाहिए। इस तरीके की बात वो रख रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर पुकारना है तो पुकार लो ना, आपको कौन रोक रहा है? आप लगाओ अपना लाउड स्पीकर लगा के, जो पुकारना है तो तुम पुकार कर गए ना। तुम कल तो तुम पूरा औरंगाबाद के, पूरे महाराष्ट्र के एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने की कोशिश की तुमने, कम्युनल पोल्यूशन तुमने पैदा कर दिया। उसके ऊपर क्या करेंगे? और मैं तो आपको एक हिंदू अखबार की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं कि महाराष्ट्र के किसी एक गांव में वहां के मंदिर और मस्जिद के लोगों ने कहा कि हम नहीं हटाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ना मस्जिद की अजान से है, और मुसलमानों ने कहा कि मंदिर से जो आवाज आती है हमको कोई उससे आपत्ति नहीं है। ये मुल्क का भाईचारगी है, ये एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री है। बीजेपी और मुसलमानों से और इस प्लुरलिज्म से नफरत करने वाले चाहते हैं कि इस देश की कल्चरलिज्म को, प्लुरलिज्म को हमेशा के लिए निस्तो नाबूद करके रख दिया जाए। वो भारत के लिए बड़ा ही काला दिन होगा जिस दिन अगर ऐसा होगा तो। असद भाई, लेकिन मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जब आप औरंगाबाद गए थे इफ्तार के लिए। आपने उसमें यह कहा कि अगर मुस्लिम युवा इसके वजह से रेडिकलाइज होते हैं तो उसमें देश का नुकसान होगा। क्या ये दूसरे तरीके से धमकी, एक तरफ राज ठाकरे धमकी देते हैं कि नहीं हटेंगे तो हम देख लेंगे और एक बार हो जाने दीजिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो रेडिकलाइज हो जाएंगे और उसके लिए देश का नुकसान हो जाएगा। क्या ये धमकी वॉर होगा महाराष्ट्र में आप इसके बाद, या कहीं ना कहीं सुलह सफाई के, जिस तरीके से आपने गांव का एग्जाम्पल दिया, नांदेड़ में वो गांव है जिसका रिपोर्ट भी हमने किया हुआ है, क्या उस तरीके से एक साथ बैठकर एक साथ बात करके इस मामले को सुलझाया जाएगा? आपने जो बात कही बिल्कुल गलत कही, आपको करेक्ट करना चाहिए जी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब श्याम शरण साहब के उस आर्टिकल का हवाला दिया जो हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी और एनएसए लेवल पर रह चुके हैं, जिनके पास देश के बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी खिदमत की। उस श्याम शरण साहब ने अपने आर्टिकल में कहा कि अगर भारत के
14-15 करोड़ मुसलमानों में मुट्ठी भर लोग अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। ये असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा, ये उस शख्स ने कहा जिसने भारत की अपनी जिंदगी भर खिदमत की, उसको भारत की एक एक चीज मालूम, उसको भारत के अतराफ में जो पॉलिटिक्स हो रही है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन से मुझसे और आपसे ज्यादा काबिल आदमी है। जब वो शख्स लिखता है तो जो लोग आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं उनको जनाब शाम सरन साहब के आर्टिकल को पढ़कर होश के नाखून लेने चाहिए। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा था, ये खामखा आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं जो गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जनाब शाम सरन साहब का हवाला दिया था उस आर्टिकल का, जो आज भी अवेलेबल है नेट के ऊपर। तो आप कह रहे हैं कि ये आपने कोट किया उनको, और ये कहते हुए कोट किया कि अगर ऐसा होता है तो देश के लिए मुश्किल हो सकती है, ये बात कहना तो ठीक रहेगा? श्याम सरन साहब का आर्टिकल क्या मैंने कोट अनकोट उसको पढ़कर सुनाया? मैंने अपने जहन से कोई बात नहीं कही, मेरा ओपिनियन नहीं था। मैंने जनाब श्याम सरन साहब के उस आर्टिकल का हवाला दिया ताकि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बो रहे हैं और अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं गरीबों की लाशों के ऊपर, उनकी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाकर, उनको मैं बता रहा हूं कि पढ़ो श्याम सरन साहब को, जिसने देश की बड़ी बड़ी खिदमत की और आज भी देशभक्त है। उनसे सीखो, समझो उस चीज को, तुम लोग क्या करने जा रहे हो। आज की तारीख में महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। क्या आपकी पार्टी अब सरकार से यह उम्मीद लगाती है कि क्या इस पर कार्रवाई होगी? जो भाषण हुआ है उस पर आप कार्रवाई चाहते हैं कि जिस तरीके से औरंगाबाद में भाषण हुआ है? मुझे तो उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि ये लोग इस कंपटीशन में लगे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर सबसे बड़ा कौन है। इसकी मिसाल आपको एक देता हूं, अभी सुन लीजिए। महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े होकर कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी खामोश, बेशर्मी से खामोश बैठी हुई थी। ये उनका सेकुलरिज्म है और आप सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, कल फडणवीस साहब एक्स चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जब मस्जिद तोड़ी, बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो मैं वहां खड़ा हुआ था, शिवसैनिक नजर नहीं आए मेरे को। आप बताइए, यही तो हम कह रहे हैं ना, ये कंपटीशन चल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला कर दो, मुसलमानों को खतरा बनाकर पेश करो। हिजाब खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, अज़ा खतरा है, मुसलमानों का वजूद इस देश में खतरा है। तो यही तो हो रहा है। अगर संवैधानिक जिम्मेदारी शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी निभाती तो वो जो कंडीशन पर आपने कल सभा का परमिशन दिया, अब तक तो केस बुक हो जाना चाहिए था। क्या बैठकर देखेंगे तुम? क्या तुम बहरे हो, सुन नहीं रहे हो कि धमकी दी जा रही है, पूरे स्टेट की पीस को धमकी दी जा रही है? क्या बैठ के, आपको तो केस बुक करना चाहिए था। आपको तो केस बुक करना चाहिए था 153-295 में। अरेस्ट तुम नहीं करोगे, मुझे मालूम, क्योंकि तुम्हारा भाई है। तो अरेस्ट तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि गाली देना, किसको गाली दे रहे हो? ओवैसी को और मस्जिद को गाली दी जा रही है। मगर केस तो बुक करो। इसका मतलब ये के लिए कोई ड्रामा एक्टिंग कर दो कम से कम। आने वाले समय में असद भाई को हम महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि अभी गुजरात के चुनाव भी होने वाले हैं। तो गुजरात में आपका ज्यादा ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में ज्यादा ध्यान होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर तो कंपटीशन शुरू हुई है, उसका काउंटर भी तो कहीं ना कहीं देना होगा। तो आपका समय महाराष्ट्र में ज्यादा बीतेगा कि गुजरात की तरफ आपका रुख रहेगा, क्योंकि दिसंबर में वहां पर चुनाव होंगे? मैं यकीनन गुजरात जा रहा हूं, मई में भी जाऊंगा, जून में जाऊंगा और महाराष्ट्र भी आऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं जो फुल टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट काम करता है और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। मेरा पूरी जिम्मेदारी मेरी पार्टी की है, मैं बराबर आऊंगा। कल हमारी मीटिंग हुई है औरंगाबाद में, नांदेड़ में, मुख्तलिफ जगह से हमारे लोग आए, प्रोग्राम बनेगा, हम आएंगे महाराष्ट्र को और हम सभाएं करेंगे। बिल्कुल। मगर महाराष्ट्र का पीस, देश का पीस इंपॉर्टेंट है। हम राजनीति जरूर करेंगे, मगर किसी इबादत गाह को ठेस पहुंचाना, किसी को धमकी देना, पूरे स्टेट को धमकी देना और चुड़िया पहन के बैठी है सरकार वहां पर। शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है असद भाई। घर के सामने जाती तो सेडेशन लगाएंगे। बिल्कुल असद भाई, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कह रहे हैं शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति बनाए रखना बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर अगर बनी रहेगी तभी किसी भी राज्य आगे बढ़ सकता है, यह बात तो सब लोग जानते हैं। और महाराष्ट्र ने बहुत बड़े दंगे देखे हुए। आज की स्थिति में जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक औरंगाबाद पुलिस जो राज ठाकरे का कल भाषण हुआ है उसका मुआयना देख रही है कि क्या भाषण में किसी शर्त का उल्लंघन किया गया था और उस पर ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल असद भाई, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर पर हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।